हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 हिंदी पेपर सेकेंड। तो गाइज, मेरी कोशिश यही रहेगी और रहती है कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो आप सभी के लिए यूज़फुल रहे और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य से, रासु काव्य से, नाथ साहित्य से या फिर जैन काव्य से। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, स्वच्छंद या फिर रीतिबद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीतिसिद्ध। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख यथार्थवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना गोदान 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास। मानस का हंस 1972 ईस्वी तुलसीदास के जीवन पर तथा खंजन नयन 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि सूरदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर का जीवन परक ये उपन्यास है। प्रश्न संख्या 6 है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छायावाद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि से उद्धृत हैं? ऑप्शन सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर कुकुरमुत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति निराला जी का कीर्ति है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रस आखेटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुबेर नाथ राय। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ऑप्शन है विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार झिल्लियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, झील पर सवार इल्लियाँ। सॉरी, मैंने झिल्लियाँ बोल दिया था।
बल्कि इसका ऑप्शन डी है झील पर सवार इल्लियाँ। प्रश्न संख्या 10, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 11, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या फिर प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नामवर सिंह। आलोचक के मुख से नामवर सिंह आलोचक व्याख्यानों का संकलन है। प्रश्न संख्या 12 है, समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता का काव्य है, जबकि समय के पाँव 1962 ईस्वी साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 13, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जैक देरिदा, रिचर्ड रोटरी, फ्रेडरिक जेमसन, पॉल डीमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैक देरिदा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय, गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये रचना विद्यानिवास मिश्र जी की है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कीर्ति विजय देव नारायण शाही की है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, साहित्यलोचन, रसमीमांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जायसी। प्रश्न संख्या 17, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? ऑप्शन है अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। ऑप्शन बी है खड़ी बोली के प्रशिक्षण के विविध साहित्यिक विधाओं से सृजन हुआ। ऑप्शन सी है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ए और बी सही, सी गलत। बी है ए और सी सही, बी गलत। सी है बी और सी सही, ए गलत। और डी ऑप्शन है सी सही, ए और बी गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और सी सही है और बी गलत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और बी प्रश्न है ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। इसमें हमको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी ए आंशिक सही, बी सही। ऑप्शन सी ए और बी दोनों गलत। ऑप्शन डी ए सही, बी आंशिक सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
ए आंशिक रूप से सही है और बी सही है। प्रश्न संख्या 19। ए प्रश्न है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। बी है कि नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व है, अंशतः आयातित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 20। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी है साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, डी है छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया हुआ है कि सभी सही हैं। ऑप्शन बी दिया गया है ए सी डी सही है और बी आंशिक सही है। सी ऑप्शन है कि सी आंशिक सही है, ए बी डी सही है। ऑप्शन डी है ए बी सी सही है और डी आंशिक रूप से सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए बी सी सही है और डी आंशिक रूप से सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवित्री में आती हैं, इसलिए ए बी सी सही है और डी आंशिक रूप से सही है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन डी है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहले नंबर पे आएगा मिश्र बंधु विनोद। इसका कालक्रम है 1913 ईस्वी और इसके इतिहासकार हैं मिश्र बंधु। फिर दूसरे नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर लास्ट में आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ऑप्शन बी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ऑप्शन सी दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और ऑप्शन डी विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है रामचरितमानस, इसका प्रकाशन वर्ष 1631 ईस्वी, दोहावली 1640 ईस्वी, गीतावली 1653 ईस्वी तथा विनय पत्रिका 1653 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
जन्मतिथि की दृष्टि से सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, हरिऔध 1865 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी तथा राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। इन सभी में पहली जन्मतिथि तथा दूसरी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। ऑप्शन बी कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा। ऑप्शन सी उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, आत्मजयी। ऑप्शन डी यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी और आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। एनटीए ने इस प्रश्न को जांच से बाहर निकाल दिया, इसलिए ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, लेकिन इसका सही क्रम यही है कि यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उर्वशी 1961 ईस्वी में, कनुप्रिया 1959 ईस्वी और आत्मजयी 1965 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस, कॉलरिज। ऑप्शन बी है प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। ऑप्शन सी कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। ऑप्शन डी लोंजाइनस, अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और कॉलरिज। इसमें प्लेटो का जन्म है 427 ईस्वी पूर्व, अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व, लोंजाइनस प्रथम तृतीय शती और कॉलरिज 1772 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है कविवचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। ऑप्शन बी सरस्वती, चांद, हंस, कविवचन सुधा। ऑप्शन सी हंस, चांद, कविवचन सुधा, सरस्वती। ऑप्शन डी चांद, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कविवचन सुधा 1868 ईस्वी, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी, चांद का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी और हंस का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। ऑप्शन बी है झूठा सच, आधा गांव, सूखा बरगद या फिर तमस। ऑप्शन सी है सूखा बरगद, झूठा सच, आधा गांव या फिर तमस। ऑप्शन डी है झूठा सच, आधा गांव, तमस या फिर सूखा बरगद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं यशपाल। आधा गांव का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। और तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। सूखा बरगद का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं मंजूर एहतशाम। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। ऑप्शन बी बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि। ऑप्शन सी चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर। ऑप्शन डी केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी।
सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। गलती से 29 नंबर वाले ट्रिक पर लग गया था, तो यहाँ पर 28वें का आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले आते हैं केशवदास 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1600 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी तथा पद्माकर 1753 ईस्वी। यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है और इसका सही क्रम यही है कि केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी, चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी तथा पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी है। एनटीए ने इस प्रश्न को जांच से बाहर कर दिया है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी है झरना, प्रिय प्रवास, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। ऑप्शन डी है राम की शक्ति पूजा, लोकायतन, झरना, प्रिय प्रवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है और इसके काव्यकार हैं हरिऔध। झरना 1918 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, निराला जी की रचना है। और लोकायतन 1964 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। हमारा पहला सूची है और उसके ऑप्शन है घुन खाए सह तीरों पर, बी ऑप्शन है एक बीते के बराबर, सी ऑप्शन है किंतु हम हैं द्वीप और डी ऑप्शन है भूख से रिरियाती हुई। और इसका सूची 2 का ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय, लीलाधर, जगुड़ी। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो घुन खाए सह तीरों पर इसके कवि हैं नागार्जुन। फिर बी नंबर का ऑप्शन है कि एक बीते के बराबर, इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। किंतु हम हैं द्वीप, ये पंक्तियाँ जो है कि अज्ञेय की हैं। और भूख से रिरियाती हुई, ये धूमिल की पंक्तियाँ हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, आनंद कादम्बिनी, प्रजा हितैषी, मतवाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि श्याम सुंदर सेन, इनकी पत्रिका है समाचार सुधा वर्षण। राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है कवि वचन सुधा, प्रेमघन की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। और जो मतवाला पत्रिका है ये महादेव प्रसाद सेठ का है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है सार सुधानिधि, बंगदूत, भारत मित्र और हंस। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 2 के ऑप्शन हैं 1877, 1930, 1879, 1829 ईस्वी और 1931 ईस्वी। तो सार सुधा निधि, इसका प्रकाशन वर्ष 1879 ईस्वी है। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 ईस्वी है और भारत मित्र का प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है।
और हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नया साहित्य, नए प्रश्न। सूची 2 के ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक हैं नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य, इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए प्रश्न, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है ए है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी ऑप्शन है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। सी ऑप्शन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और डी है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। सूची 2 के ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, इस कथन के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये पंक्तियाँ रामविलास शर्मा की हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भी एक प्रसिद्ध कथन है, सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के परंपरित प्रतीक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ऑप्शन लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी, मुरदहिया। सूची 2 के ऑप्शन है नाटक, निबंध, आत्मकथा, रेखाचित्र, उपन्यास। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है, आधा गांव उपन्यास है, तुम चंदन हम पानी निबंध है, मुरदहिया आत्मकथा है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है गबन, नदी के द्वीप, मैला आंचल, वाण भट्ट की आत्मकथा। सूची 2 के ऑप्शन है मृणाल, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन, निपुणिका। तो गबन का पात्र है जालपा, नदी के द्वीप का पात्र है भुवन, मैला आंचल का पात्र है डॉक्टर प्रसाद, वाण भट्ट की आत्मकथा इसका पात्र है निपुणिका, और त्याग पत्र जो मृणाल है वो त्याग पत्र का पात्र है। हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची 1 के हैं सिंहरण, युयोत्सु, जुनेजा, दक्ष।
दूसरे सूची के ऑप्शन है आधे अधूरे, हानूस, चंद्रगुप्त, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। तो सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है, युयुत्सु अंधा युग नाटक का पात्र है, जुनेजा आधे अधूरे नाटक का पात्र है, दक्ष एक कंठ विस्पाई का पात्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है भट्ट लोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। सूची 2 के ऑप्शन है स्फोटवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, आरोपवाद, भुक्तिवाद। तो इसका सही उत्तर हुआ भट्ट लोल्लट। आरोपवाद गाइज, आरोपवाद को उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। शंकुक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद है। और भट्ट लोल्लट का दर्शन भी है मीमांसा, शंकुक का दर्शन न्याय है, अभिनवगुप्त का दर्शन शैव है और भट्टनायक का दर्शन सांख्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 के ऑप्शन है भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। सूची 2 के ऑप्शन है 10वीं सदी, 17वीं सदी, 11वीं सदी, 14वीं सदी और 6वीं सदी। तो भामा का कालखंड है 6वीं सदी, क्षेमेंद्र 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40। स्थापना दिया गया है कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। और इसका तर्क दिया गया है लोभ प्रेम का मूल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन सी ए सही आर गलत और ऑप्शन डी दोनों गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए सही और आर गलत। लोभ प्रेम का मूल न होकर प्रेम लोभ का मूल है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 41। स्थापना दिया गया है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होता है और तर्क दिया गया है कि उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है दोनों सही, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी दोनों गलत और ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही आर गलत। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस में बदल जाता है। भरत मुनि का सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी या संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, इसीलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 42। स्थापना दिया गया है बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है और तर्क दिया गया है असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है दोनों गलत, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है दोनों सही और ऑप्शन डी है ए गलत आर सही।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें गलत हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। यहाँ पर कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। और जहाँ कारण अन्यत्र तथा कार्य कहीं अन्य जगह हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसीलिए ए और आर दोनों ही बातें गलत हैं। प्रश्न संख्या 43। स्थापना दिया गया है, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं और तर्क है उनका व्याकरण एक ही है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही आर गलत, दोनों गलत, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए गलत आर सही। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी तथा उर्दू अलग अलग भाषा नहीं है, जबकि इन दोनों के व्याकरण में समानता है। इसीलिए ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 44। स्थापना दिया गया है, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है और इसका तर्क है इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत आर सही, ऑप्शन बी ए गलत आर गलत और ऑप्शन सी दोनों सही और ऑप्शन डी ए सही और आर गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही आर गलत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें से एक मैथिली भी है। मैथिली हिंदी की उपभाषा बिहारी की एक बोली है जो हिंदी क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही है। इसलिए इसके संविधान में सम्मिलित होने से भी हिंदी की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अतः ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 45। स्थापना दिया गया है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। इसका तर्क दिया गया है, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है ए गलत आर गलत और ऑप्शन डी है ए सही आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें गलत हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है, न कि शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जो कि समकालीन परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति का समर्थन करता प्रतीत होता है। प्रश्न निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 46 से 45 तक के उत्तरों को अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। तो पढ़ लेते हैं अवतरणों को। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी
उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो प्रश्न संख्या 46 है, पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शंस हैं यूरोपीय उपन्यास, भारतीय उपन्यास, हिंदी उपन्यास, बंगला उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय उपन्यास। पूंजीवाद और मध्य वर्ग ने साहित्य की यूरोपीय उपन्यास विधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 47, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है। ऑप्शन बी है हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। ऑप्शन सी है हिंदी उपन्यास में परंपरा से चली आती कथा का भी योगदान है। ऑप्शन डी है हिंदी उपन्यास भारतीय जनता को राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कथन के अनुसार अवतरणों के पढ़ने के बाद हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन नहीं है। यह भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय आकांक्षा तथा पाश्चात्य से गुम्फित है। अतः कथन भी असंगत है, इसको संगत नहीं माना जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 48, 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? ऑप्शन है सामंतवादी अर्थतंत्र, जमींदारी अर्थतंत्र, पूंजीवादी अर्थतंत्र, वाणिज्यिक अर्थतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थतंत्र। 1870 से 90 के बीच में पूंजीवादी अर्थतंत्र का हिंदी क्षेत्र में वजूद नहीं था। प्रश्न संख्या 49, 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? ऑप्शन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, जर्मन उपनिवेशवाद, ब्रिटिश राष्ट्रवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। 1870 से 90 के बीच भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा था। प्रश्न संख्या 50 है, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? ऑप्शन है हिंदी भाषी जनता, अहिंदी भाषी, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग या फिर मध्य वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी भाषी जनता। हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।